गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस में अपन लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। उसमें आपका पाठ है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन में हमने कुछ अम्ल व क्षारों की अवधारणा पढ़ी थी। तो अम्ल क्षार की अवधारणा आरएनएस के अनुसार क्या होता है, शॉर्ट बता देते हैं। आरएनएस के अनुसार जलीय विलयन में ये क्या देते हैं, H क्लास और OH में रसायन तैयार करें, ठीक। जबकि ब्रोस्टेल-लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार जो अवधारणा होती है वह क्या है। ब्रोस्टेल-लॉरी के अनुसार अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है। अम्ल क्या है, प्रोटॉन दाता, ठीक। जबकि क्षार क्या है, प्रोटॉन ग्राही। क्षार क्या है, प्रोटॉन ग्राही, ठीक। तो अम्ल क्षार की अवधारणा विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा क्या प्रस्तुत की गई। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ठीक। तो इनमें H+ आयनों के लेन देन के आधार पर इनका वर्णन किया गया, समझाया गया है। अब आपकी ब्रोस्टेल-लॉरी के अनुसार हमने पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं वह H+, ठीक। क्षार जो होते हैं इसका अर्थ समझना, वो है H+, ठीक। अम्ल क्या है, प्रोटॉन दाता। इसका चिन्ह का मतलब है क्या आ रहा है, निकल रहा है। अम्ल ये क्या है, प्रोटॉन दाता है। और प्रत्येक अम्ल का संयुग्मी क्या होता है, क्षार होता है। प्रत्येक अम्ल का क्या था, संयुग्मी क्षार होता है। तो एक स्पीशीज पाई जाती है तो प्रत्येक अम्ल का क्या होगा, संयुग्मी क्षार होगा। और क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो प्रत्येक क्षार का संयुग्मी क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक। तो प्रत्येक क्षार का क्या होगा, संयुग्मी अम्ल होता है। हमने उदाहरण के द्वारा इसको समझा था, संयुग्मी अम्ल होता है। जैसे देखते हैं ये संयुग्मी अम्ल और क्षार कैसे बनते हैं। जैसे मैंने कोई NH3, ठीक, NH3 को यौगिक है। अब प्रोटॉन के लेन देन के आधार पर -H+। अब जब NH3 अमोनिया में से एक H हाइड्रोजन प्रोटॉन जाता है, निकल गया, तो ये क्या बन गया, NH2-। क्या बन गया, NH2-। तो इस प्रत्येक अम्ल का क्या होगा, संयुग्मी क्षार। तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार -H+, ठीक। प्रोटॉन दाता मतलब एक हाइड्रोजन आयन का ऑक्सीजन से निकल रहा है, त्याग रहा है, तो ये संयुग्मी क्या कहलाया, Cb। संयुग्मी कॉन्जुगेटेड या कॉन्जेस्टेड बेस संयुग्मी, इसको क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक। अब यदि ये एक प्रोटॉन क्या करे, ग्रहण करे, तो ये क्या बन जाएगा, NH4+। तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी एसिड Ca। इसको बोलेंगे संयुग्मी क्षार, और इसको बोलते हैं समयुग्मी अम्ल बोलते हैं। तो इस प्रकार क्या, प्रोटॉन केवल एक प्रोटॉन संयुग्मी क्षार में केवल जो संयुग्मी क्षार होता है उसमें केवल आपके लिए एक हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, अंतर होता है। तो संयुग्मी क्षार में केवल एक H+ आयनों का क्या होता है, अंतर होता है। यह अप्रोटिक पदार्थों जैसे CO2, SO2 आदि के लिए क्या माना जाता है, उपयोगी होता है। तो इसी प्रकार आप देखते हैं H2O, एक H गया तो क्या बना, OH- Cv। एक H ग्रहण करा तो क्या बन गया, H3O+, ये Ca, ठीक। इसी प्रकार आपका H2SO4, ठीक। तो क्या बन गया, HSO4-, ठीक। ये ग्रहण किया तो क्या बन गया, H3SO4, ठीक। तो ये क्या बना है, Cab
ये कहलाता है Ca कहलाता है। इस प्रकार संयुग्मी प्रत्येक अम्ल का संयुग्मी क्या होता है, क्षार होता है संगत, और प्रत्येक क्षार का संयुग्मी क्या होता है, अम्ल होता है। तो हमने ये ब्रोस्टेलोरी की अवधारणा पढ़ी। उसके बाद एक और अवधारणा आ रही है आपकी लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। लुईस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक क्या अवधारणा दी अम्ल और क्षार के बारे में, उनको क्या समझाया, जिसे अब लुईस अम्ल क्षार अवधारणा कहते हैं। तो तीसरी आपकी अवधारणा है वो है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लुईस अम्ल क्षार अवधारणा आपका आ रहा है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। लुईस अम्ल क्षार अवधारणा क्या है? लुईस अम्ल क्षार अवधारणा किसे कहते हैं? सन 1923 में लुईस सन 1923 में लुईस नाम के वैज्ञानिक ने मतलब सन 1923 में लुईस नाम का जो वैज्ञानिक था उन्होंने अम्ल क्षार की एक अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक, मतलब सन 1923 में लुईस नाम के वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार की एक अवधारणा क्या प्रस्तुत की, जिसे लुईस अम्ल क्षार अवधारणा कहते हैं। मतलब उसे क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा कहते हैं। ठीक, अब जो ये लुईस अम्ल क्षार जो अवधारणा है, तो लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ठीक, जबकि लुईस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या त्यागते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। तो सन 1923 में लुईस नाम के वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार अवधारणा क्या प्रस्तुत की। तो लुईस क्षार अम्ल अवधारणा क्या है? तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और लुईस क्षार के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या त्यागते हैं, ठीक, या दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म का अर्थ है लॉन पेयर, मतलब जिनके केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। मतलब जिनके केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय मुख्य परमाणु है उस पर, केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर जिसको अपन बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक, मतलब जिसके ऊपर क्या एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या ग्रहण करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, दाता होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के मुख्य बात क्या निकल के आ रही है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या ग्राही। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन, इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन के आधार पर, ठीक, यह अवधारणा क्या की गई, प्रस्तुत की गई।
मतलब इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन के आधार पर ग्राही दाता परमाणु के आधार पर यह अवधारणा प्रस्तुत की गई जिसे लुईस अम्ल क्षार अवधारणा कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन के आधार पर जो अवधारणा प्रस्तुत की जाती है उसे क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा कहते हैं। तो लुईस अम्ल क्षार अवधारणा क्या है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं वो तो लुईस अम्ल होते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म के दाता होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन के आधार पर जो संरचना प्रस्तुत की जाती है उसे क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा कहते हैं। और लुईस अम्ल क्षार अवधारणा में मुख्य जो बात होती है उसको समझते हैं क्या है, उसके आधार पर देखते हैं जो पॉइंट होते हैं उसमें। कुछ महत्वपूर्ण स्पेशल पॉइंट है। पहला पॉइंट है लुईस क्षार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं या त्यागते हैं, जबकि लुईस अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं मतलब एक लुईस क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं और लुईस अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म लुईस अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो दाता परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर एक यौगिक बना लेते हैं। तो क्या निकल कर रहा है, मतलब एक लुईस अम्ल क्षार अवधारणा में जो मुख्य बात आपको मुख्य पॉइंट स्पेशल नोट के रूप में याद रखनी है वो चीज क्या है, लुईस क्षार वे पदार्थ होते हैं कि लुईस क्षार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। तो लुईस क्षार क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं, जबकि लुईस क्षार द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म को वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और ग्रहण कर एक यौगिक बना लेते हैं। इस प्रकार दाता द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म व ग्राही परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर मतलब दाता द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म और ग्राही परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। मतलब दाता और ग्राही परमाणु के मध्य एक उपसहसंयोग बंध का निर्माण होता है जिससे वो यौगिक क्या है, बनता है। इस प्रकार ये उपसहसंयोग बंध का निशान है जिसके द्वारा दाता ग्राही परमाणु का क्या निर्माण हो रहा है। तो लुईस क्षार के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या ग्राही परमाणु उसको ग्रहण करता है, तो तीर के निशान द्वारा इसको क्या ये क्या शो कर रहा है कि इधर तो दाता द्वारा क्या त्यागा गया है और इसके द्वारा क्या ग्रहण किया गया है। तो अभिक्रिया किधर होगी, इसमें यौगिक बनेगा दाता से ग्राही परमाणु की तरफ, ठीक, कोई इसका निर्माण होगा, एक यौगिक का निर्माण होता है। तो बात तो वही आई, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा है
ये नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट है आपका दूसरा एसपी पॉइंट, वे परमाणु जिनका अष्टक पूर्ण होता है, मतलब वे परमाणु जिनके भायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे परमाणु जिनका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात उनके भायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब केंद्रीय परमाणु में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉनों की वो पूर्ति करेगा। तो वे परमाणु जिनके भायतम कोश में अष्टक नियम का पालन होता है या उनके भायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है, वह है लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस क्षार क्या कहलाते हैं? और लुईस क्षार में क्या होगा, किसी दाता परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या त्यागा जाएगा। तो लुईस क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। तो लुईस क्षार के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म का दान, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु, तो इसका मतलब है वे पदार्थ लुईस क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म में से कम से कम एक परमाणु का त्याग करें या दान करें। ठीक, तो एक बात क्या निकल के आई, वे परमाणु जिनका अष्टक पूर्ण होता है या जिनके भायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस क्षार के अनुसार क्या है? लुईस क्षार के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म में से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जो दान करता है वो लुईस क्षार कहलाता है। तो मैं कुछ लुईस क्षारों की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो अष्टक नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो लुईस क्षार के अनुसार कुछ उदाहरण है लुईस क्षारों के जो अष्टक नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो वो क्षार के उदाहरण है आपका, पहला लो NH3, पहला है NH3। ये भी NH3 क्या है, लुईस क्षार का उदाहरण है। इस पर इसके नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार रहते हैं, 2 इकाई के इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। तो NH3 की स्ट्रक्चर देखते हैं, N इस प्रकार। ये जो 2 इकाई इलेक्ट्रॉन युग्म है जो भाग नहीं लेते हैं, मतलब इनमें से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होगा, दान होगा। तो 3 परमाणु द्वारा देखो NH3, तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, N। केंद्रीय परमाणु क्या है, N। ठीक, अब ये अष्टक नियम का कैसे पालन करता है देखो, NH3 में आपके N का क्रमांक कितना होता है, 7। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं, भायतम कोश प्रति इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p3। अब भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, भायतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या है इसको आवश्यकता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूर्ण होगा। तो नाइट्रोजन का जो केंद्रीय परमाणु है वह तो 5 देखो किस प्रकार होता है, 2 तो है ही है, तो 1 इसके पास 2 3, ये 3 किसके, 3 और 2 5। और इसके जो भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन पूर्ण हो रहा है, एक और एक नाइट्रोजन ग्रहण कर लिया, एक ने इसका कर लिया, तो इनका अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वह 3 हाइड्रोजन परमाणु के सहयोग करके 3 हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, वो सहयोग करता है और अष्टक नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन के ये क्या है, लुईस क्षार, नाइट्रोजन क्या है, लुईस क्षार।
अब बात ये आ रही है NH2 के बाद, क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको आवश्यकता क्या है 3, तो वह 3 हाइड्रोजन परमाणु से क्या कर लेता है, ग्रहण ले लेता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लेता है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु के मध्य क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, जिसके आधार पर वो क्या है, अष्टक नियम का पालन हो जाता है। दूसरा है आपका H2O, ये कुछ लुईस क्षारों की क्या है, स्ट्रक्चर है, लुईस क्षारों की स्ट्रक्चर। इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। दूसरा है H2O, ये तो क्या कहलाए, लुईस क्षार। लुईस शब्द का हो है एसेंशियल, ये एसेंशियस। तो ये लुईस क्षार का क्या है, कुछ उदाहरण है आपके, ठीक। ये लुईस क्षारों के क्या उदाहरण, जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक, तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं, एक तो क्या होता है लुईस क्षार कौन कौन से, NH3, H2O, ठीक। ये क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार। लुईस क्षार का उदाहरण है ये लुईस अम्ल का। इसके बाद में देखते हैं तीसरा पॉइंट है आपका वे परमाणु जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। वे परमाणु जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है तथा ये अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए, मतलब वे परमाणु का अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, ठीक। तथा उनमें रिक्त कक्षक, उनमें रिक्त कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं, वो भी क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो अष्टक नियम का पालन करता है, जिसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं। अब इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, तो वे पदार्थ जिन जो अष्टक नियम का पालन करते हैं और जिनमें रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, वो तो लुईस क्षार कहलाते हैं। और जिनमें अष्टक नियम का पालन नहीं होता है और रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, मतलब आपको ध्यान रखना ये लुईस अम्ल है। मैंने कहा कि वे परमाणु जिनका अष्टक क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। वे परमाणु जिनका अष्टक अपूर्ण रहता है, जिनमें कक्षक उपस्थित होते हैं, वो तो लुईस अम्ल कहलाते हैं। और वे परमाणु जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। अष्टक को क्या होता है, पूर्ण होता है, उनमें रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक। तो अष्टक पूर्ण होगा तो रिक्त कक्षक की बात ही नहीं है उसमें। तो जो अष्टक नियम का पालन करता है तो वो तो लुईस क्षार कहलाता है। जो अष्टक नियम का पालन नहीं करता, रिक्त कक्षक उपस्थित होता है, वह क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। तो देखते हैं एक यौगिक है Bf3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है बोरॉन ट्राइक्लोराइड। Bf3 के स्ट्रक्चर देखते हैं। Bf3 के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरॉन ट्राइक्लोराइड क्या है, ठीक, Bf3। अब इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय परमाणु कौन सा है, B है। केंद्रीय परमाणु क्या है, B। अब देखो B,
अब इसको ऐसे शो नहीं करके वैसे शो कर लेते हैं स्ट्रक्चर बात बनाने का मतलब बी बोरॉन बगल में एफ ये भी एफ ये एफ ठीक। और पहली बात इसमें आपको क्या है इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको याद रखना है बी बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1 ठीक। और होता है फ्लोराइड 9 1s2 2s2 2p5 इसके में 7 इसके में 3 ठीक। तो ये बोरॉन के बाहर के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 3 तीनों को अपन शो कर देते हैं इस प्रकार 1 2 और 3 ये तो बोरॉन के क्या हुए इलेक्ट्रॉन बिंदु। अब फ्लोराइड के बाहर के कोष कितने हैं 7 इसको शो करते हैं फ्लोराइड कहते हैं 2 1 2 4 6 अरे ये किसका है क्रॉस का मतलब ये फ्लोराइड का है फ्लोरीन वाला ठीक। तो इस प्रकार 1 2 4 6 1 7 2 4 6 1 7 ठीक। तो इनका रास्ता क्या रहता है इनके भाइटम कोष क्या है भाइटम कोष के अपूर्ण कैसे है भाइटम कोष अपूर्ण ऐसे है जैसे पी कक्षक है पी कक्षक जो होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं px py pz ठीक। px py और pz 2py 2px 2pz। तो अब बोरॉन में कितने एक इलेक्ट्रॉन बचे रिक्त कक्षक। अब रिक्त कक्षक क्या करेंगे अष्टकोण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या होगा आदान प्रदान करेंगे कोने के परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण करेंगे ठीक। इसका क्लोरीन का देखो 2p5 में देखो इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन ले दिया 5 4 5 ये रिक्त कक्षक बच गए इसमें ये रिक्त कक्षक बच गए ठीक। तो रिक्त कक्षक क्या होता है अपूर्ण रिक्त कक्षक उपस्थित होता है तो इसमें 2 p कक्षक ठीक इसमें 1। तो इस प्रकार देखो क्या हुआ बोरॉन अपने कितने इलेक्ट्रॉन का ध्यान करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का पूर्ति के लिए ठीक। अब देखो क्या हुआ 7 और 1 8 बोरॉन पर जो अष्टक नियम का जो पालन नहीं हो रहा है अष्टक अपूर्ण है तो बोरॉन अपने भाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने कर लेगा बोरॉन के भाइटम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बोरॉन के भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 4 5 3 वैसे 5 है इसको देख के 3 की आवश्यकता होगी तो 3 एक क्लोरीन के से अष्टक कर लेगा। इसी प्रकार क्लोरीन को कितने की आवश्यकता है 1 की तो बोरॉन के 1 इलेक्ट्रॉन से 1 का लेता है साढ़े का लेता है और अष्टक नियम का पालन हो जाएगा। तो बोरॉन को क्या कर लेगा 5 + 3 के कारण इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा ठीक। पहले अष्टक अपूर्ण था अब क्लोरीन को कितनी की आवश्यकता है 7 + 2 7 + 1 8 तो वो क्या बोरॉन के 1 की तरफ से चार्ज कर देगा। तो देखो बोरॉन के भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 2 4 6 1 7 एक बोरॉन से केंद्रीय परमाणु से ले लिया तो क्या 8 हो गए इसका अष्टक पूर्ण हो गया इस प्रकार से ये इस प्रकार से हो जाता है ये इस प्रकार से हो जाता है ठीक। लेकिन ये क्या है लुईस अम्ल है ये क्या है लुईस अम्ल है इनका अष्टक अपूर्ण रहता है मतलब इनका अष्टक अपवाद के नियम है। तो इनके स्ट्रक्चर देखो कितने हैं कैसे बनी बी 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इसके 2 6 इस प्रकार बोरॉन डाइबोरॉन की क्या स्ट्रक्चर है। तो आपने कुछ इसके नोट्स कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़े होंगे लुईस अम्ल लुईस क्षार की जो परिभाषा पढ़ी उसके बाद में वे परमाणु जिनका अष्टक क्या होता है पूर्ण होता है अर्थात उनके भाइटम कोष में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें रिक्त डी कक्षक क्या उपस्थित होता तो जिनका भाइटम कोष क्या पूर्ण होगा उनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होंगे तो वो जो क्षार कहलाता है। तो वे परमाणु जिनका अष्टक अपूर्ण होता है उनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं उनके आप उदाहरण पढ़े। तो ये कुछ लुईस अम्ल क्षार की अवधारणाओं के महत्वपूर्ण पॉइंट है आप बताएं।
और लुईस अवसरना की जो परिभाषा है, समीकरण, उसको हम बाद में अगले नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।